जय हिंद दोस्तों। टारगेट पाठशाला में मैं पवन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत के केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बात करेंगे। इसमें ये चर्चा की जाएगी कि प्रेजेंट में कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं भारत में, पहले कितने थे और कैसे परिवर्तन आए। तो आपको मालूम होना चाहिए कि पिछले अगस्त के बाद से लगातार परिवर्तन हुए हैं इनकी संख्या में। तो हम देखते हैं कि कैसे कैसे परिवर्तन हुए। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के बारे में। आपको सबको पता है कि 5 अगस्त को ये राज्यसभा से पास हुआ, 6 अगस्त को लोकसभा से, और बाद में फिर 9 अगस्त को ये प्रेसिडेंट की अनुमति मिल गई। इस तरह से ये धारा 370 वगैरह जो बवाल था ख़त्म हो चुका है वहाँ से। और अब जो है हमने वहाँ का संविधान जो अलग चलता था जम्मू कश्मीर का, उसको हटा करके और भारतीय संविधान पूरी तरीके से वहाँ पे लागू करवा दिया है। तो जब ये JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर जब एक्ट पास हुआ था अगस्त में, तो उसमें कहा गया था कि उसके पहले जो 7 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी, उसके बाद क्या हुआ कि जम्मू और कश्मीर को एक अलग से यूनियन टेरिटरी बना दिया गया और लद्दाख को एक अलग बना दिया गया। ठीक, तो हो गई टोटल 7+2 यानी कि 9। अब इसमें कभी अगली एक अन्य वीडियो में चर्चा की जाएगी जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट पे, कि जम्मू एंड कश्मीर को जो यूनियन टेरिटरीज बनाया गया है वो दिल्ली और पौंडीचेरी जैसे है कि वहाँ पर भी असेंबली होगी, वहाँ पे चुनाव होंगे, लेकिन लद्दाख में नहीं होगा। ठीक, तो वो बाद में हम उस पर डिटेल पे चर्चा करेंगे। आज हम लोग दूसरी यूनियन टेरिटरी जो चेंज हुई है उसके बारे में बात करेंगे हम। तो ये तो उस समय हो गई कि उस समय संख्या हो गई थी 9, लेकिन बाद में नवंबर में फिर एक परिस्थिति चेंज हुई। नवंबर में क्या हुआ, गुजरात के पास जो पश्चिमी तट है वहाँ पर जो है 2 यूनियन टेरिटरीज आसपास लगभग 35-40 किलोमीटर के आसपास स्थित हैं। कौन कौन सी हैं? दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव। बहुत छोटी छोटी टेरिटरीज हैं। तो इनके लिए क्या हुआ, बिल पेश किया गया कि इनको मर्ज कर दिया जाए, इनका विलयन कर दिया जाए। तो जो बिल पेश हुआ संसद में उसका नाम था द दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव मर्जर ऑफ यूनियन टेरिटरीज एक्ट 2019। पेश कब हुआ? लोकसभा में 26 तारीख को लोकसभा में रखा गया और 27 नवंबर 2019 को ये पास हो गया लोकसभा से। उसके बाद राज्यसभा से पारित हो गया 3 दिसंबर 2019 को और माननीय राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए 9 दिसंबर 2019 को। ठीक है, तो आज हम इसी बारे में चर्चा करेंगे कि जो पहले 9 यूनियन टेरिटरीज हुआ करती थी वो चूंकि अब दादर नगर हवेली और दमन एंड दीव इन दोनों को मिला दिया गया, इसलिए जो है अब ये संख्या हो गई है 8। तो वर्तमान में यूनियन टेरिटरीज की संख्या जो पूछी जाए आपसे तो वो संख्या है 8। अब ये एक्ट जो है 9 दिसंबर को राष्ट्रपति जी के हस्ताक्षर हो गए थे, लेकिन जब एक्ट बना था तो उसमें साफ साफ लिखा था कि इसको प्रवर्तन कराने की जो तारीख होगी वो होगी 26 जनवरी 2020। मतलब ऑफिशियली अगर माना जाए तो 26 जनवरी 2020 से यूनियन टेरिटरीज की संख्या हो गई 8 और इन दोनों को मर्ज कर दिया गया। ठीक है, ये तो हो गई मर्जर से रिलेटेड। अब हम समझेंगे कि इस जो एक्ट था उस एक्ट में क्या क्या मेन बातें थी, क्या क्या कही गई थी, वो बातें समझेंगे। और मर्ज करने से संविधान पे क्या क्या प्रभाव पड़ा है, कहाँ कहाँ पे प्रभाव पड़ा है, उसके बारे में समझेंगे। सबसे पहला प्रभाव अगर देखें तो आपको पता है कि जो अनुसूची 1 है यानी फर्स्ट अनुसूची है, उसमें भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में बताया गया है कि कितने राज्य हैं, उनकी टेरिटरीज कहाँ तक होंगी, उनका विस्तार कहाँ तक होगा, केंद्र शासित प्रदेश कौन कौन से हैं, उनका विस्तार कितना होगा। इन सब बातों के बारे में अनुसूची 1 में बताया गया है। तो जाहिर सी बात है कि अगर 2 यूनियन टेरिटरीज को हम मिलयन कर रहे हैं, मिला रहे हैं, मर्ज कर रहे हैं, तो पहली अनुसूची में संशोधन होना लाजमी है, स्वाभाविक है। इसलिए सबसे पहले प्रभाव हुआ कि पहली अनुसूची को चेंज कर दिया गया और उसमें जहाँ पर दादर नगर हवेली और दमन दीव अलग अलग थे तो उसमें दमन दीव को हटा दिया गया और दादर नगर हवेली वाले क्लॉज में जोड़ दिया गया दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। संविधान में इसके तहत दूसरा संशोधन कहाँ पे हुआ, तो अनुच्छेद 240 के बारे में आप पढ़ेंगे तो उसमें राष्ट्रपति को शक्ति दी गई है कि वो 4 जो यूनियन टेरिटरीज हैं उनके लिए नियम और कानून बना सकते हैं, उनको रेगुलेट कर सकते हैं। 4 कौन कौन सी हैं? वो हैं अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दमन एंड दीव और दादर नगर हवेली। हालांकि इसमें पौंडीचेरी का नाम भी है, लेकिन उसमें ये प्रावधान था कि अगर पौंडीचेरी में जो है असेंबली बना दी गई तो उसके बाद फिर वहाँ का जो कानून और नियम बनेंगे वो फिर वहाँ की असेंबली जो होगी वो बनाएगी। तो चूँकि वहाँ पे बन चुकी है, आपको पता है कि दिल्ली और पौंडीचेरी 2 ऐसे यूनियन टेरिटरीज हैं जहाँ पर खुद की जो है वहाँ पर असेंबली है, तो इसलिए वहाँ का नियम हट गया। तो प्रेजेंट में 4, तो वहाँ पर चेंज करना पड़ा। तो वहाँ पर क्या कर दिया गया कि 240(1) जो है, जो ये 4 यूनियन टेरिटरीज की बात करता था, उसमें जो है दमन दीव को हटा दिया गया और दादर नगर हवेली वाले क्लॉज में जो है इसको जोड़ दिया गया, दादर नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। ठीक है, तो ये तो हो गया चेंजेस। तीसरा चेंजेस कहाँ पे हुआ, जो लोकसभा की सीटों का आवंटन जो होता है तो उसमें जो है प्रत्येक जो यूनियन टेरिटरीज है उनको एक एक जो है लोकसभा सीटें आवंटित हैं।
तो चूंकि यहाँ पर इन दोनों को मर्ज कर दिया गया, इसलिए दोनों को मर्ज करने के बाद टोटल जो है 2 सीटें जो है आवंटित कर दी गई लोकसभा की। उच्च न्यायालय जो है, आपको पता है कि बॉम्बे उच्च न्यायालय जो है, जिसे बम्बई उच्च न्यायालय भी कह सकते हैं प्रेजेंट के हिसाब से, तो मुंबई उच्च न्यायालय जो है उसका क्षेत्राधिकार जो है इन दोनों पर पहले से भी था और अभी भी इनका क्षेत्राधिकार इन पर कायम रहेगा। उसके बाद प्रावधान हुआ जो सेवाओं से रिलेटेड प्रावधान हुए, जिसमें अखिल भारतीय सेवाएं जो है, ऑल इंडिया सर्विसेज जो हैं, उनकी संबंधित जो अपने अपने जो उनके पदाधिकारी थे वो जैसे काम कर रहे थे वैसे ही काम करते रहेंगे। बाद में फर्दर अगर प्रोविज़न बनाए जाएंगे तो उस हिसाब से उनको काम करने के निर्देश दिए जाएंगे। और अन्य सेवाएं जो होंगी उनके लिए फिर एक सलाहकारी बोर्ड के बारे में बात की गई है उसमें एक्ट में। मैं आप लोगों को गजट जो है अपने टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर दूंगा इस नोट्स के साथ साथ, तो आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। तो अन्य सेवाओं के लिए एक सलाहकारी समिति का गठन करने की बात की गई है उसमें, ये गठन की जाएगी और कैसे उनको मर्ज किया जाए, कैसे उनको रखा जाए, वो सारी बातें जो हैं वो समिति डिसाइड करेगी। ठीक है, तो इससे रिलेटेड तो ये सारी चीज़ें हमने फैक्ट समझ लिया, क्या क्या उसमें विलयन कैसे कैसे हुआ। और साथ में एक लास्ट प्रावधान एक और किया गया एक्ट में कि मान लिया कि इस एक्ट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट होती है, क्योंकि जाहिर सी बात इन्होंने एक्ट तो ला दिया है, अब कुछ ना कुछ दिक्कतें ग्राउंड लेवल पर दिक्कतें आ सकती हैं। तो अगर कोई दिक्कत आती है तो उसमें प्रावधान किया गया कि लागू होने के यानी 26 जनवरी 2020 से 3 साल के अंदर अंदर इससे कोई डिफिकल्टी अगर आती है तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, आदेश जो है, नया प्रोविज़न आदेश जो है जारी कर सकते हैं। बस करना ये होगा कि वो पहली कंडीशन होगी कि वो आदेश 3 साल के अंदर ही जारी करेंगे, 3 साल बीत जाने के बाद उन डिफिकल्टी को दूर करने के आदेश जारी नहीं करेंगे। और जाहिर सी बात है ऐसा प्रावधान इसलिए बनाया गया क्योंकि अगर कोई प्रॉब्लम आनी होगी तो वो 3 साल पहले ही समझ में आ जाएगी। दूसरी बात, जो भी आदेश जारी होंगे उन सभी को लोकसभा राज्यसभा से पारित करवाना पड़ेगा, उनके समक्ष आपको रखना पड़ेगा। तो ये तो हो गए जो यूनियन टेरिटरीज को जो विलय किया गया, विलयन हुआ, उनके बारे में मैंने बता दिया आप लोगों को। अब ये भी जानना आवश्यक है आखिर में उसकी ज़रूरत क्या थी, उद्देश्य क्या था। तो आपको अच्छे से पता है कि ये दोनों यूनियन टेरिटरीज बहुत ही छोटी थी, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस थी 35-40 किलोमीटर ही मात्र थी। उसके बाद भी दोनों के लिए अलग प्रशासक नियुक्त करना, दोनों की जो अलग बजट देना, दोनों के अलग तरीके से पदाधिकारी नियुक्त करना, उनको कई प्रकार से दिक्कतें आ रही थी, अलग अलग दोहराव हो रहा था, नीतियों का दोहराव हो रहा था। उन सबको दूर करने के लिए जो है इनका विलयन किया गया, ताकि कम से कम एक साथ रहेंगे तो उनको हम एक बार में कोई नीतियां अगर पालन करवानी होगी उन क्षेत्रों में तो हम आराम से वो सेवाएं नीतियां दे सकते हैं। और साथ में मोदी गवर्नमेंट की एक नीति भी है, मिनिमम गवर्नमेंट और मैक्सिमम गवर्नेंस। ठीक, इसका मतलब क्या हुआ कि मतलब न्यूनतम जो सरकार होगी और मैक्सिमम यानी अधिकतम जो है शासन होगा, मतलब सरकार का हस्तक्षेप कम हो और अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके, इसलिए इनका जो है मर्ज किया गया। ठीक है, और चीज़ें मैंने यहाँ पे लिखी हुई हैं। मुख्य रूप से यही था कि चूंकि अलग अलग बजट उनको देना पड़ता था, सचिवालय अलग था, उनके लिए व्यवस्थाएं अलग करनी पड़ती थी, जबकि दोनों बहुत ही पास में थी। ठीक है, तो ये हो गया उद्देश्य। अब अगर हिस्ट्री के बारे में देखें तो आपको मालूम होना चाहिए कि ये दोनों जो टेरिटरीज हैं ये पहले जो हैं किसके अधीन थी और बाद में फिर कैसे वो भारत में आई। इसके बाद अगर आपके पास आंसर हो तो मुझे कमेंट में लिख करके ज़रूर बताइएगा, और नहीं हो तो फिर मैं अगली वीडियो जो भी बनाऊंगा तो उसमें पहले मैं इसका आंसर आपको दे दूंगा कि किसके अंडर में थी और उसके बाद जो है इनका विलय कैसे हुआ। ठीक है, इस तरह से ये जो मैं आपको बताना चाहता था यूनियन टेरिटरीज के बारे में, वो ये चैप्टर यहाँ पर समाप्त होता है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।